यू। सो अनसिमेट्रिकल बेंडिंग के अंदर हम स्ट्रेसेस पढ़ चुके थे, ये देख चुके थे कि अनसिमेट्रिकल बेंडिंग क्या होती है, स्ट्रेस की कैलकुलेशन कर ली थी हमने। अब हम बात करेंगे न्यूट्रल पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इन अनसिमेट्रिकल बेंडिंग। पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इन unsymmetrical position of neutral axis in unsymmetrical bending। न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन क्या होगी, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइंड कर देता हूं कि हमने जो इससे पहले रिजल्टेंट स्ट्रेस निकाला था वो हमारा क्या था। तो अनसिमेट्रिकल बेंडिंग में जो रिजल्टेंट स्ट्रेस था, रिजल्टेंट स्ट्रेस वो था हमारा सिग्मा आर इक्वल टू एम यू साइन थीटा अपॉन आई वी वी, यू साइन थीटा अपॉन आई वी वी प्लस वी कॉस थीटा अपॉन आई यू यू। ये होता है हमारा रिजल्टेंट स्ट्रेस, जो हमने इससे लास्ट लेक्चर में अनसिमेट्रिकल बेंडिंग के अंदर रिजल्टेंट स्ट्रेस की बात की थी। चलिए अब इसके बाद चलते हैं कि ये हमें रिजल्टेंट स्ट्रेस मिल गया। अब अगर हम किसी भी बीम के लिए देखें, किसी भी बीम के लिए अगर हम बात करें, जैसे मान के चलिए ये हमारा कोई भी एक बीम का क्रॉस सेक्शन है, तो अगर हम इसके कंप्रेशन और टेंशन जोन की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से शो होते हैं, कुछ इस तरीके से शो होते हैं। यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस पास हो रहा है, इसको बोल रहे हैं हम NA। इसका क्या मतलब है कि ऊपर का जो जोन है वो कंप्रेशन जोन को शो करता है और नीचे का जो जोन है वो किसको शो करता है, वो टेंशन जोन को शो करता है। ओके, तो कंप्रेशन और टेंशन के बीच में ये जो होता है न्यूट्रल एक्सिस, यहाँ पर शियर फोर्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अगर आप किसी भी बीम के या किसी भी सेक्शन के हॉरिजॉन्टल मेंबर के अगर शियर स्ट्रेस डायग्राम की बात करेंगे तो उसमें न्यूट्रल एक्सिस पर जो शियर स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, वो होता है 0। अगर न्यूट्रल एक्सिस पर 0 होता है तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट है तो वो स्ट्रेस है वो न्यूट्रल एक्सिस पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सो द स्ट्रेसेस विल 0 एट NA। स्ट्रेसेस will 0 at NA। न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। न्यूट्रल एक्सिस पे 0 होने का क्या मतलब है कि M U साइन थीटा अपॉन आई वी वी प्लस V cos थीटा अपॉन आई यू यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस पे 0 हो जाएगा रिजल्टेंट स्ट्रेस। अगर रिजल्टेंट स्ट्रेस 0 हो गया तो यहाँ पर हम इसके लिए जो V के लिए इक्वेशन है वो ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से, M उधर जाएगा 0 हो जाएगा, V को भी उधर ही भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा U साइन थीटा अपॉन आई वी वी इक्वल टू माइनस का V cos थीटा अपॉन आई यू यू। अब अगर मैं यहाँ से V की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो V किस में रह जाएगा, नेगेटिव साइन के साथ रह जाएगा V, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का V इक्वल टू आई यू यू अपॉन आई वी वी, आई यू यू अपॉन आई वी वी। ये हो जाएगा
साइन थीटा बटे कोस थीटा और इनटू में क्या आ जाएगा u, ये आ जाएगा। ठीक है, इस साइन अपॉन कोस को क्या लिख दूंगा मैं 10, तो ये हो जाएगा माइनस का v इक्वल टू आई यू यू अपॉन आई वी वी इंटू 10 थीटा इंटू यू, ये हो जाएगा। तो ये किसको शो कर रहा है, ये अगर मैं इस इक्वेशन की तुलना y इज इक्वल टू एम एक्स इक्वेशन से करूं, किससे, y इज इक्वल टू एम एक्स से, सो m is present here the slope of the line, m किसको स्लोप किसको प्रेजेंट करता है इस इक्वेशन में, m प्रेजेंट करता है स्लोप को। what is the slope in line of line is represented by this small m, so the value of m is equal to, अगर m रखूं मैं तो ये m को शो कर रहा है ये, तो m इज इक्वल टू क्या है आई यू यू अपॉन आई वी वी इंटू 10 थीटा, ये है m, ये शो कर रहा है m। m क्या है, वेयर m रिप्रेजेंट द स्लोप, और m की जो वैल्यू है वो क्या है, वो है ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू है वो किसकी है, m की। अब मैं क्या करता हूँ, इस माइनस को यहाँ से हटा के और यहाँ रख देता हूँ v इज इक्वल टू माइनस का, ये रख देता हूँ, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, पूरा माइनस का आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस का आ गया तो मैं यहाँ से जो m है वो स्लोप को प्रेजेंट कर रहा है, तो इसको मैं किसकी फॉर्म में लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं tan अल्फा की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, tan अल्फा की फॉर्म में। सो वी विल पुट देयर tan अल्फा इज इक्वल टू माइनस आई यू यू अपॉन आई वी वी इंटू 10 थीटा इंटू स्मॉल यू। ठीक है, ये हम पुट कर देंगे, सॉरी स्मॉल यू तो हट गया, केवल हम m की बात कर रहे हैं, ये तो हट गया, केवल हम m की बात कर रहे हैं, तो m के लिए u हट जाएगा, केवल क्या रह जाएगा, आई यू यू अपॉन आई वी वी इंटू 10 थीटा। अब m स्लोप को हमने क्या लिखा, tan अल्फा, हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, पोजीशन फाइंड आउट करनी है कि नेगेटिव है पॉजिटिव, तो पोजीशन में हम पहले यहाँ पे एंगल फाइंड आउट कर लें अल्फा, तो ये अल्फा आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स माइनस आई यू यू आई वी वी इंटू 10 थीटा, ये आ गया एंगल आपके पास। अब अगर ये एंगल आ गया तो क्रॉस सेक्शन की शेप बना के हम बता सकते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस कितने डिग्री नीचे होगा या ऊपर होगा, तो ये वैल्यू हमें कैसी मिल रही है, ये वैल्यू मिल रही है हमें नेगेटिव, और नेगेटिव वैल्यू किसको शो करती है, नेगेटिव वैल्यू शो करती है आपकी किसको, एक्स के नीचे की डायरेक्शन में, है ना। तो देखो हम इसकी डायग्राम बना के देखते हैं कि किधर जाता है इसका न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन। चलिए, तो सबसे पहले हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे जिसके दो एक्सिस होंगे, एक्स और वाई। ये मान के चलिए ये कोई सर्किल है, ये है एक्स और ये है वाई। अब इसमें दो प्रिंसिपल एक्सिस होंगे जो बेंडिंग के कारण रोटेट होंगे, एक तो ये है जिसको कह रहे हैं हम u, क्या कह रहे हैं u, और एक होगा यहां पर इसको नाम देंगे हम v। सो u और v के टर्म में अगर हम न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन देखें तो वो क्या आ रही है, वो नेगेटिव वैल्यू क्या शो करती है कि आपका जो न्यूट्रल एक्सिस है वो x डायरेक्शन के कहां पर होगा, बिलो होगा, और बिलो कहां पर होगा,
तो जो पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आएगी वो हमारी कुछ यहां पर आएगी। ये होगा हमारा एन ए, और ये कितने डिग्री पे होगा, ये होगा अल्फा। जो हमने एंगल निकाला है अल्फा वो कैसा आ रहा है, नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है, तो ये होगा हमारा अल्फा। और ये जो जिग जैग लाइन है शो करेगी किसको, न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन को। अब अगर हमें अल्फा मिल जाता है, न्यूट्रल एक्सिस का पोजीशन मिल जाती है, उसके बाद हम निकालते हैं डिफ्लेक्शन कि अनसिमेट्रिकल बेंडिंग्स के लिए डिफ्लेक्शन किस तरीके से काम करता है, तो हम उसकी बात करेंगे। चलिए उसकी बात करते हैं। ये था हमारा क्या, न्यूट्रल एक्सिस के लिए। न्यूट्रल एक्सिस कहां पर लाई करेगा, एक्स एक्सिस के बिलो, क्योंकि वो साइन किसका शो कर रहा है, वो शो कर रहा है नेगेटिव का। अब हम बात करते हैं डिफ्लेक्शन इन अनसिमेट्रिकल बेंडिंग। डिफ्लेक्शन किस तरीके से काम करता है, अगर मान के चलिए ये हमारा कोई क्रॉस सेक्शनल सर्किल है जिसपे ये एक्स एक्स सेक्शन है, ये वाई वाई सेक्शन है, यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस v है और ये प्रिंसिपल एक्सिस u है। अगर मान के चलिए मैं यहाँ से और यहाँ से दो फोर्सेस की बात करता हूँ, एक को मैं नाम देता हूँ, पहले थीटा मार्क कर लें। मान के चलिए अगर ये हमारा थीटा है तो ये भी हमारा क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। u की साइड में हम कह दें एक W जो लोड लग रहा है, एक W cos थीटा और एक W sin थीटा। यहाँ पर जो होगा वो W cos थीटा और यहाँ पर जो होगा वो W sin थीटा, ठीक है। अब इस W sin थीटा के कारण जो इस U पर बेंडिंग आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, और यहाँ पर जो ये डिफ्लेक्शन होगा ये होगा स्मॉल u। इसी तरीके से इस u के कारण इस v पर जो बेंडिंग आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, और यहाँ पर जो ये होगा स्मॉल v। तो ये डिफ्लेक्शन के टर्म्स में हमको देखना होता है कि हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जो लोड आ रहा है W, उसके जो कंपोनेंट्स हैं W cos थीटा और W sin थीटा, वो किस डायरेक्शन में उसको डिफ्लेक्ट करेंगे, और वो जो डिफ्लेक्टेड डिस्टेंस है डिफ्लेक्शन की, वो कितनी है उसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल u से और स्मॉल v से, ठीक है। अब जो डिफ्लेक्शन है वो अगर हम देखें किसी भी सिंपली सपोर्टेड बीम का, तो अगर हम सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर मान के चलिए W लग रहा है, तो जो डिफ्लेक्शन होता है उसको हम प्रेजेंट करते हैं WL³/48 EI, इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर भी जो डिफ्लेक्शन लोड है वो कंपोनेंट साइन और कोस की टर्म्स में I XX और YY या UU या VV की टर्म्स में आएगा, और 1/48 है ये, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट K। तो यहाँ पर जो U पर डिफ्लेक्शन होगा और V पर डिफ्लेक्शन होगा उसकी बात करते हैं। तो U पर जो डिफ्लेक्शन होगा डेल UU, वो होगा KW साइन थीटा L³/EIVV, और जो डेल होगा डिफ्लेक्शन V पर वो होगा KW cos थीटा L³/EIUU, ये होगा। तो ये तो होगा U पर और ये होगा किस पर, V पर। तो U और V पर इस तरीके से क्या होंगे, डिफ्लेक्शन होंगे। अगर हम इन दोनों डिफ्लेक्शनों का रिजल्टेंट निकालना चाहें तो रिजल्टेंट भी निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट क्या होगा, डेल = डेल UU का स्क्वायर प्लस डेल
वी का स्क्वायर, ठीक है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे या वैल्यू रख के, तो हमें ओवरऑल जो डेल मिलेगा डिफ्लेक्शन, वो हमें मिलेगा कितना, के डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन ई अंडर रूट साइन थीटा अपॉन आई वी बी, अंडर रूट साइन थीटा अपॉन आई वी बी प्लस कॉस थीटा अपॉन आई यू, ये हमें मिलेगा क्या, रिजल्टेंट डिफ्लेक्शन। तो इस तरीके से हम अनसिमेट्रिकल बेंडिंग्स में डिफ्लेक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा। So I hope you understand the deflection in unsymmetrical bending, okay? और पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस भी आप समझ चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहां पर हम शियर सेंटर की बात करेंगे। ओके।